नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, जिसमें एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़े अपडेट के साथ। चूंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अब मुस्लिम समाज भी उतर आया है। ग्वालियर में मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलबाग चौराहे पर लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पाकिस्तान का पुतला भी फूका। भोपाल में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि देश का मुसलमान आतंकियों से लड़ने को तैयार है। हम बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बराबरी से जवाब दिया जाना बेहद ज़रूरी है। शहादत, हमारी जो नस्ल है वो शहादत वाली है। हम बॉर्डर पर जाकर शहादत देने को तैयार हैं। ये मुसलमान समाज के लोग सड़क पर आकर आतंकियों का विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब करारा होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश गुस्से में है, आक्रोशित है। इधर भोपाल से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों ने सरकार से एक बड़ी खास अपील की है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें हथियार रखने की अनुमति दी जाए। उन्हें हथियार ले जाने की अनुमति मिले, ये यात्री अब कह रहे हैं। और इस मांग पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा है कि हमारी सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना में से एक है। हम सबको अपनी सेना पर भरोसा है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार से हम अपील करेंगे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार लेके जाएं। कोई डर नहीं है हमें और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं हम। पहलगाम में कांड हुआ, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जितने भी हमारे भोले भक्त हैं और हर हर महादेव का नाम लेके यात्रा अपनी पूरी जारी रखें। ऐसा कहीं कुछ नहीं है वहाँ पर। ये जो थोड़ी सी हमें धमकियाँ मिली हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम शासन के साथ हैं। सरकार से मांग करेंगे हमको वहाँ की जगह जाएँ तो हमके लिए हथियार दे साथ में, तो हम उनके मिलिट्री वारन के साथ हम भी हथियार लेके चलने वाली। जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो काबिल हैं। विश्व की सबसे अच्छी जो सेना है उसमें से हिंदुस्तान की, भारत की सेना है। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी सबकी रक्षा करेंगे और जो आतंकी घटना जो हुई है पहलगाम में, उसका मुंह तोड़ जवाब हम उम्मीद करते हैं सरकार कि आने वाले कुछ दिनों में मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी शुरुआती दौर पर सरकार ने जो फैसले लिए, कांग्रेस पार्टी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ संतों के बयान भी सामने आ चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ चुका है। तो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू जो सांसद हैं रात भर वक्फ बिल के समर्थन में बहस करते रहे, जो हिंदू के नाम पर कलंक है, जिन्हें अब कश्मीर घाटी को सौंप देना चाहिए। वहीं उन्होंने हिंदुओं को घर में शस्त्र रखने की सलाह भी दी है। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी चिंताओं के बीच महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने कहा कि दहशतगर्दों ने दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। उनका मकसद अमरनाथ यात्रा में विघ्न पैदा करना था। लोग डरे नहीं, बड़ी संख्या में इस बार अमरनाथ यात्रा करें। सुनिए किस साधु संत ने कहा क्या है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर तलक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको कश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं मेरे संत समाज, मेरे हिंदू समाज से, मेरे सनातन धर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए। आप जाइए और बड़ी से बड़ी संख्या में जाइए। मैं सारे संतों से आह्वान करूंगा पूरे भारतवर्ष के कि आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लोग डराने की जो कोशिश करते हैं, इनकी कोशिश को आपको नाकामयाब करना है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों और उनके आकाओं को साफ साफ संदेश दिया है
कि उन्हें धरती के आखिरी छोर तक भी नहीं छोड़ेंगे। मोदी के ललकार पर जनता क्या कहती है, और खासकर ग्वालियर की, आप भी सुनाएं। हम लोगों को ये विश्वास था कि मोदी के आने के बाद पाकिस्तान की जो समस्या है उसका खात्मा होगा, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद पिछले कुछ दिनों से ये समस्या और बढ़ती जा रही है। तो अब समय आ गया है कि बातें कम करें और एक्शन लें। धर्म पूछकर जिस तरीके से जो आतंकवादी हैं उन्होंने हमला किया है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन जो हैं वो सरकार को लेने चाहिए जिसकी वजह से जो अब चीज़ हुई है वो दोबारा रिपीट हमारे देश में ना हो। जो अपराधी हैं उनके गले बांध पर अपना शिकंजा जरूर कसेंगे और निश्चित रूप से उसका एक आगे आने वाले समय में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मोदी जी का वक्तव्य जो है वो अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल ड्रामा जो बन रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए वो दिख रहा है कि इसमें पूरी परपाटी बनाई जा रही है और ये अभी से इसकी तैयारी कर ली गई है। राजधानी भोपाल के भेल कैंपस के ग्रीन बेल्ट के गेट नंबर 9 पर भीषण आग लग गई। देखते देखते कुछ ही घंटों में आग गेट नंबर 1 तक पहुंच गई। पिछले कई घंटों से आग बुझाने का काम जारी है, लेकिन हवा के कारण आग फैलती ही जा रही है। मौके पर मंत्री पहुंचे। कलेक्टर ने जल्द आग पर काबू पाने की बात कही। जायजा लिया हमारे संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। इस वक्त राजधानी भोपाल से एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बीएचईएल ग्रीन बेल्ट के अंदर जो कैंपस के अंदर आग लगी हुई है और पिछले 2-3 घंटों से यहाँ पर आग लगी हुई है और लगातार फायर ब्रिगेड यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। गेट नंबर 9 पर आग लगी थी जो फैलते फैलते अब गेट नंबर 1 तक आ पहुंची और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो धुएं का गुब्बार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे जैसे हवा का रुख बदल रहा है, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे ही ये जो आग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे, कलेक्टर भी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कैंपस है, हम इस वक्त गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं और यहाँ पर दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको धुएं का जो गुब्बार है वो नज़र आएगा और बहुत ही तेज़ी से ये जो आग है वो फैलते हुए नज़र आ रही है और धुएं का गुब्बार जो है इस पूरे कैंपस में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है उसकी प्रैक्टिस की गई थी कि किस तरीके से अगर इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो कैसे उस पर काबू पाया जाए। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि मॉक ड्रिल प्रैक्टिस होने के बावजूद भी जब ऐसी घटना सच में वास्तविकता में घटित होती है तो जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी देरी से पहुँचती हैं। आगे क्या कुछ अपडेट है लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, क्या कुछ अपडेट इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। एमपी में करीब 3 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटने वाला है। 1 मई से 31 मई के बीच तबादले होंगे और इस 1 महीने के दौरान करीब 40,000 अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर पॉलिसी यानी तबादले की प्रक्रिया कैबिनेट की अगली बैठक में तय होगी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो 2 साल से ज्यादा समय से ट्रांसफर बैन के चलते एक ही जगह पर अटके हुए हैं। हरदा जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में काम करने जो आया आई थी उसे पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने की शिकायत संयुक्त कलेक्टर से की गई। साथ ही इस आया ने जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर पर पैसे लेकर ऑपरेशन करने और सीएमएचओ द्वारा देर रात 8 बजे बंगले पर बुलाने का भी आरोप लगाया। आरोप वाकई में गंभीर हैं। इधर तमाम आरोपों पर सीएमएचओ ने सफाई दी है। उनका कहना है कि महिला की नियुक्ति नहीं की गई और कोई भी सर्विस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ना ही अटेंडेंस लग रही है। फिर महिला को किस बात का वेतन दिया जाए। महिला द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि अगर महिला की नियुक्ति ही नहीं हुई है तो महिला पिछले 5 महीने से अस्पताल में कर क्या रही है। मेरा कम से कम नहीं तो 40 से 45 हज़ार रुपये रखा है। आज वो पहले मुझे रखा था इनने उस पर रोगी कल्याण समिति पे, आप बोल रहे हैं मुझसे आउटसोर्स की पेमेंट देंगे, लेकिन वो भी आउटसोर्स की भी नहीं दी और मुझे आउटसोर्स पर रखने का बोला था, लेकिन वहाँ से मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया। आरोप लगाते हैं कि बोले पैसा लेती, मैडम पैसा लेती, मैडम ऑपरेशन करती, सर सपोर्ट करते सी में, तो सर ये 7 से 6,000, 7,000, 8,000 रुपये। कोई नियुक्ति नहीं है ना उसको कोई हमारे तरह सीएमएचओ ऑफिस या सिविल सर्जन ऑफिस से कोई आदेश नहीं दिया गया था कार्य करने के लिए। इसलिए जब
कहीं से अटेंडेंस ही नहीं है तो कहाँ से उसे अपन पेमेंट कर पाए। अगर वो इस तरह से लिख के देगी तो संबंधित चिकित्सक उसके बारे में पूछा जाएगा और फिर जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। संज्ञान मैटर आया है, मैंने सीएमएचओ को बोला है कि वो किस अधिकारिता से वो काम कर रही थी, यदि काम कर रही थी तो किस अधिकारिता से काम कर रही थी, और यदि कुछ शिकायत उसके विरुद्ध आई है तो उसके विरुद्ध संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां सेंट्रल जेल में बंद आतंकी संगठन अल सूफा का सदस्य फिरोज उर्फ सब्जी को लेकर एनआईए की टीम जयपुर रवाना हो गई है। फिरोज भोपाल सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा में एक सेल में रखा गया था। फिरोज जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था। एनआईए उसे लंबे वक्त से तलाश भी कर रही थी, लेकिन पिछले महीने वो जब हत्थे चढ़ा तब वो ईद मनाने के लिए अपनी बहन के घर रतलाम आया था। यहाँ उसे पहले रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उसे एनआईए को सौंपा गया। फिरोज एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है। एनआईए ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। एनआईए उसे प्रोडक्शन वारंट के तहत जयपुर लेकर रवाना हुई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने डेटा प्राइवेसी से जुड़ी एक जनहित याचिका को गंभीरता से लिया। मोबाइल ऐप से निजी जानकारियां चोरी होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार समेत गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी कंपनियों को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि वो कंप्यूटर मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों की निजी जानकारियां चोरी होने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के एक अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने दायर की है। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की जमानत ईडी के विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही आरोपी शरद जायसवाल की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। इससे पहले सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर के खिलाफ आयकर विभाग की बेनामी विंग ने 250 पेज की चार्जशीट दायर की है। वहीं मंडोरी में 52 किलो सोने और 10 करोड़ कैश से लदी कार मिलने के मामले में आयकर विभाग ने ये अटैच किया। ये संपत्ति अटैच करने से पहले आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग ने सौरभ और चेतन को शोकाज नोटिस भी जारी किया था। 90 दिन में दोनों को जवाब मांगा था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सौरभ और उसके रिश्तेदारों की संपत्तियां भी अटैच कर दी जाएंगी। यूपी के बाद एमपी में भी जो रीवा है वहां भी बेहद ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक अविवाहित युवक के प्यार में पागल 2 बच्चों की मां ने घर से भागकर उस युवक के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि युवक निराला नगर मोहल्ले का निवासी है, जबकि 2 बच्चों की मां ढेखा मोहल्ले की निवासी है। कुछ दिनों से इन दोनों के बीच अफेयर था, जिसके बाद दोनों ने घर से भागने का फैसला लिया। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दोनों की जांच में जुटी और एक लोकेशन में ट्रेस किया दोनों को और फिर थाने लेकर आए। फिलहाल समझाइश दी जा रही है। एक गुम इंसान कायम करवाया गया था थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत एक युवक का, और जब उसकी तस्दीक की गई तो ये पता चला कि युवक अपनी मर्जी से एक महिला के साथ ही रहता है और उसकी दस्तयाबी कर ली गई है और वो संबंधित महिला के साथ रहने के लिए एग्री हुआ है। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। भुसावल में जगत गुरु रामनंदाचार्य और स्वामी राम नरेशाचार्य पिपरिया स्टेशन से लापता हुए थे। भोपाल से जबलपुर आते वक्त पिपरिया स्टेशन पर उतर गए थे। गलती से कटनी भुसावल ट्रेन में वो सवार हो गए। भुसावल में सुरक्षित मिले हैं स्वामी राम नरेशाचार्य। तो हम लोगों ने अपना सीसीटीवी चेक कराया और सीसीटीवी में पता चला कि वो यहाँ से 8:35 के आसपास कटनी भुसावल पैसेंजर में चढ़े हैं। तो कटनी भुसावल पैसेंजर में चढ़ने की सूचना पे हम लोगों ने फिर भुसावल में मैसेज कराया, तो भुसावल में आरपीएफ ने उनको उतारा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।